नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, और आप देख रहे हैं मेरे साथ एम्बेसडर दीपक गोराज। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के मेगा डिप्लोमेटिक मूव्स की, असर्टिव डिप्लोमेटिक मूव्स की। पिछले एक महीने के अंदर काफी असर्टिव डिप्लोमेटिक मूव्स इन भारत ने किए हैं। अभी उसकी बात हम करें उससे पहले कल शाम को जो एक विश्व के अंदर एक ऐसी खलबली मची, एक साइबर अटैक हुआ, पेजर अटैक हुआ हिजबुल्लाह की कैडर के ऊपर। किसने किया किसने नहीं, वेल आई डोंट नो, बट दैट हैज लेफ्ट लॉट ऑफ पीपल डेड एंड थाउजेंड्स इंजर्ड। जस्ट इमेजिन, जो पेजर्स हम लोग एक जमाने में यूज करते थे, वो पेजर्स एक साथ में हिजबुल्लाह के पूरे कैडर को प्रोवाइड किए गए थे उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए, और वो साथ में वो जहां भी हो वहां फटे तो क्या हाल होता है। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ साइबर वॉरफेयर दैट्स बिगिन। एमएसडी साहब, आपका स्वागत है। पहले आपका एक रिएक्शन इसके ऊपर, फिर अब हम लोग इंडियन डिप्लोमेटिक न्यूज की बात। जी, आभारी हूँ सर कि आपने मौका दिया है फिर से आपसे सीखने का। जब भी अरे सर, हूँ बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज पहले ये बता दूं कि मैं जम्मू में गया था हाल ही में, तो वहाँ समथिंग हैपेंड, देयर वाज एन अटैक। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि अपने केश अर्पित कर दीजिए, तो फिर तिरुपति बालाजी को, गोविंदा गोविंदा को मैंने अपने बाल दे दिए। उगाएंगे, अभी भी काफी हो गए हैं 3-4 दिन हुए इस बात को। आपका ये प्रश्न जो है अबाउट इजराइल ने किया है कि नहीं किया है, ये जो इतने सारे पेजर्स जो एक्सप्लोड किए हैं साइमल्टेनियसली, एक तो सिंक्रोनाइज्ड अटैक है। दूसरा, अब हमें ये खबर आ रही है, अभी तक तो किसी को पूरा मालूम नहीं है, कि एक कंसाइनमेंट ऑफ पेजर बैटरीज ये ताइवान से इंपोर्ट किया था एक लेबनीज कंपनी ने, और लेबनान पे तो सिर्फ हिजबुल्लाह की चलती है सरकार, तो वहां नाम के वास्ते है। और उसको इजरायली इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट करके उसके अंदर एक्सप्लोसिव्स डाल दिए विद अ चिप, कि जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये फटेगा। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट वर्क, एआई। एंड आई कैन टेल यू दिस सर, कि इजरायलीज की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो फार सुपीरियर है टू द नेचुरल स्टूपिडिटी ऑफ हिजबुल्लाह। क्योंकि इस साल फरवरी में उनका जो नसरल्ला साहब है, उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, आपके जो मोबाइल कम्युनिकेशन है इजराइल ने उनको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने घुस गए हैं आपके नेटवर्क के अंदर, तो अब आप पेजर्स यूज करिए। और मजेदार बात यह है कि ईरान के एम्बेसडर को भी चोट लगी है, वो क्या कर रहा था हिजबुल्लाह के पेजर के साथ। तो मुझे लगता है कि एक नया दौर इसके साथ शुरू हुआ है। दैट अभी तो ड्रोन्स पे हम लोग बहुत हंगामा करते थे, डांस वांस करते थे कि ड्रोन्स भेज देंगे, लेकिन अगर ये अब शुरू हो गया, और नेक्स्ट विल बी मोबाइल फोन्स। कंसाइनमेंट आपको पता है कि दुश्मन देश में जारी है, इंटरसेप्ट करो या भरो। उसने फोन को चार्ज किया, चार्ज करते करता ही डिश सब खत्म हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो मेरा मानना यह है कि दिस इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ, depending on which perspective, fine or rotten, of technology, artificial intelligence being used to attack a radical enemy. वेल, रैडिकल एनिमी को अटैक करने के लिए इससे अच्छा रास्ता कौन सा हो सकता है। भारत को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि रेडिकल्स भी यही रास्ता, अभी तो ये रास्ता खुल गया है, बताने लगे लोग। जिसके पास बुद्धि क्षमता है वो करेगा वो। अब बट एक नो स्टोरी और बट आई अब एक स्टोरी और आई है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस ने इजरायलीज को बताया कैसे करो। अब इसका मैं क्या करूं? Sir, I'm not going to comment on that. Neither will I. It was a joint venture. That is what some people said. It was a joint venture of Indian and Israeli intelligence, but still we do not know officially who the person was behind that. आईटी के मामले में हमारे मुकाबले का पूरी दुनिया में कोई नहीं है सर, ये Well, तो आप जानते हैं। but that's just the news. Now we talk of mega Indian diplomatic news. And I'm going to start in a month. You know, what's happening is I'll give a little small prelude and I will want Ambassador Vora Saab to जी जी बिल्कुल comment सर। on it.
A small prelude. Our foreign minister, external affairs minister, sitting in Europe, in Switzerland, बैठ के गाली देते हैं कि आपने G7 बनाया तो हमने ब्रिक्स बनाया, क्या बड़ी बात है। दैट्स वन स्टेटमेंट। आपका क्लब है, आपके क्लब में तो आप हमें घुसने नहीं देते, तो हमने ब्रिक्स बना दिया, क्या बड़ी बात है। दूसरी बात वो करते हैं, चाइना इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड एंड सो इज फॉर इंडिया, बट देन आवर टॉक्स विद चाइना आर प्रोग्रेसिंग, और हमने बॉर्डर का 75% इश्यूज सॉल्व कर दिया। आउट ऑफ 6, 4 पोस्ट have been de-engaged from the Chinese side. That's what they say. उसी वक्त पे हमारे चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर साहब अजीत डोवाल जी रशिया में पुतिन के साथ में बैठते हैं। वो गए तो कोई और काम से थे, मगर बैठे हैं पुतिन साहब के साथ में, जहां वो ब्रीफ कर रहे हैं कि जेलेंस्की के साथ की मीट में, पर्सनल मीट में क्या क्या हुआ, और फर्स्ट हैंड अकाउंट दे रहे हैं, और वो सिलेक्टिव लीक होता है। दूसरे दिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी के साथ में उनकी मीटिंग होती है या करवाई जाती है, वॉट एवर यू से। एट द थर्ड डे द चाइनीज पीपल कम आउट विद दैट वी हैव यूनिलैटरली डिसएंगेज्ड फ्रॉम 4 आउट ऑफ द 6 स्पॉट्स इंक्लूडिंग गलवान। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जो कोई न कर सका वो अमेरिका बहादुर ने कर दिया। काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि इंडिया एंड चाइना कमिंग क्लोजर और बिकमिंग फ्रेंड्स, अगेन दैट वन सेम थिंग, इंडिया चाइना रशिया नेक्सस, people are started talking about certain people. Well, it's a far-fetched idea. India and China can never be natural friends. At the same time, India cannot be an enemy of anyone in the world. That's a different issue altogether. But this diplomatic moves, this assertive diplomacy, and in 2 days' time, you will see Narendra Bhai Modi in USA. He'll not address the UN General Assembly, but attend the Quad meet, something of a World Economic Forum type of a meet. वहां पर भी जाके मिलेंगे और इंडियन डायस्पोरा को संबोधेंगे. Some messages will be given. There are some people are looking at it. Whom is he going to meet? There are some people, so-called deep state, a new deep state. उनके कई लोगों से मिलने की आशंका है. आशंका मैं बता, तो ये सब हो क्या रहा है सर? एग्रेसिवली, असर्टिवली इंडियन डिप्लोमेसी इज गोइंग फॉरवर्ड. बाकी हो तो डोडा में जाके 4 दिन पहले मोदी जी बोल के आते हैं. 50 साल के बाद कोई पीएम डोडा में जाता है और वहां पर भी बोल के आता है. सर ये हो क्या रहा है? What's happening? Why is Indian diplomacy so much in demand today? Right. Sir, thank you. आपने जो मुद्दा उठाया है, it's truly amazing, very intelligent. मुझे 51 साल हो गए हैं कूटनीति में, 73 साल की मेरी उम्र है एंड काउंटिंग, और मैंने कभी नहीं देखा इस टाइप ऑफ प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक डिप्लोमेसी जो इस समय हम कर रहे हैं. लेकिन ये हम इन आइसोलेशन नहीं कर रहे. पहली चीज ये है कि इंडिया हैज बिकम भारत. हम चाणक्य की संतान है. अभी तक तो हम अपने स्कूल और कॉलेज में और इवन इन द फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट हम मैकियावेली को पढ़ते थे. वो ये करता है, वो ये करता है. टोटल नॉनसेंस. 2400 साल पहले जो कुछ मैकियावेली ने बोला था उसका ग्रैंडफादर था चाणक्य, कौटिल्य जैसे हम कहते. फिर चीनियों का कोई फुंजू है, कहते हैं उसने किताब लिखी हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट. एरेंट नॉनसेंस. उसको पता था कि चीनी डरपोक है, तो ये लड़ने का एक ही तरीका है कि दूसरे को डरा धमका के तो आप जंग जीतो. और वो मुझे अमेरिकन फ्रेंड्स कहते हैं उनकी मिलिट्री एकेडमीज में कंपल्सरी रीडिंग है. मैं कहता हूँ बेवकूफो, तभी तो हर जगह पिटते हो आप लोग. अगर आप चाणक्य को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे. ये क्या हो रहा है कि दिस डिप्लोमेसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल सिचुएशन. सर, आज से 80 साल पहले एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनका नाम था रॉय फॉक्स, सम फॉक्सी फेलो.
तो उसने एक किताब लिखी थी इन 1944, 80 साल हो गए। उस किताब का नाम था सुपर पावर। आई यूज टू हैव अ कॉपी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसने लिखा था कि भाई 3 सुपर पावर्स हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स है, एक सोवियत संघ है और एक ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि याद रखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में ग्रेट ब्रिटेन अपने आप को अभी भी सुपर पावर का, अब तो बिल्कुल इतना लिटिल ब्रिटेन हो गया कि कोई इसकी परवाह नहीं करता, तो सोमालिया से भी नीचे गिर गया, सोवियत संघ सर गायब हो इनका गया, वीटो भी जाने वाला है ना। सब कुछ जाने वाला। अब उसकी जगह जो बचा है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स। फिर सर मैं बड़ा इंटरेस्टेड था इस किताब में, और फिर मैं देख रहा था अगर कहीं से मुझे मिल जाए, देखूंगा अगर अमेजोन पे मिल जाए दोबारा, कि डेफिनेशन ऑफ ग्रेट पावर या सुपर पावर क्या होती है। और इसमें 8 चीजें हैं जो मैं देख पा रहा हूं। सबसे पहले तो आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आबादी 1 करोड़ की है या 50 लाख की है तो आप सुपर पावर होने के सपने सब भूल जाइए। भूटान नहीं बनेगा, ना वानुआटू बनेगा, ना गिनी बिसाऊ कभी बने। बड़ी बड़ी बातें जो मर्जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ताकत है नहीं। 5,000 की तो लाटविया की फौज है, तो वो क्या अपने आप को बहादुर बने। दूसरी चीज होती है कि द साइज ऑफ योर कंट्री। उसमें भी आप देख रहे हैं, नॉट ओनली इज इंडिया द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, पर साइज में भी देखें सात छठे या सातवें नंबर पे। और अगर ना तोड़ा जाता तो प्रॉब्ली वी वुड हैव बीन फोर्थ इन द वर्ल्ड टुडे। तीसरा होता है योर लेवल ऑफ एजुकेशन। जब भारत आजाद हुआ था, और बड़े ध्यान से सर, करोड़ों लोग आपका चैनल देखते हैं, मैं बताना चाहता हूं, हमारी लिटरेसी रेट हर 100 भारतीयों में से इन 1947 7 को पढ़ना लिखना, 7%। आज इन 2024 आई एम हवरिंग अराउंड 85%। अरे सर जितनी गाली देनी है ना दो, ये फिगर्स गलत हैं, ये है वो है, चलिए ठीक है, आपके पास सही फिगर्स हैं तो आप लेके आइए, मुझे वो दीजिएगा। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, दीज फिगर्स आर एक्सेप्टेड ग्लोबल। 60,000 मेरे पास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, 60,000। सर 1950 में मेरे पास 500 थे, आज मेरे पास 60,000 है। हाँ जी, वो तो पॉलिटिशियन ने ब्लैक मनी लगाया, ग्रीन मनी लगाया, ब्लू लगाया, पिंक लगाया, अरे मेरा क्या जाता है, इमारत तो खड़ी कर दी है, स्टूडेंट्स को मौका मिला है वहां पढ़ाई करने का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। अगर वो पैसा अपने घर में दबा के रखता बेडरूम में जमीन के नीचे, तो वो पैसा किसी काम का नहीं था, उसको दीमक खा जाती। यस। कितनी है आबादी अमेरिका की? 34 करोड़ की सर। भारत के पास 34 करोड़ विद्यार्थी। अमेरिका की आबादी 34 करोड़, 340 मिलियन, और मेरे पास 340 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। 1 out of every 4 Indians is a student. Do you get the impact of what I'm saying? और 51% हमारी बेटियां हैं। कौन रोकेगा इस देश को? दौड़ रहा है ये। अभी मैं होके आया हूँ IIT जम्मू से, आई एम ऑन माई वे टू IIT जोधपुर, देन आई एम गोइंग टू IIT गुवाहाटी। सर वो बच्चों को देखकर मेरे को तो एक तो ताज्जुब होता है, दूसरा शर्म आती है कि यार मैं तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, जो इन बच्चों की टेक्निकल स्किल्स हैं जो ये कर पाते हैं। इट्स ट्रूली अमेजिंग। सो एक एजुकेशन का लेवल होता है आपका, बहुत जरूरी है टू बी ए सुपर पावर। फिर आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। वी हैव द थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, ये आप खुद जानते हैं, सब लोगों ने स्वीकार किया। थर्ड मोस्ट पावरफुल, नंबर 1 कहते हैं अमेरिका, लड़ना वड़ना उनको कुछ नहीं आता लेकिन पैसा बहुत है। नंबर 2 पे वो रशिया को गिनते हैं, वो भी यूक्रेन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। चाइना को भूल जाइए, वो झूठ बोलते हैं। और तीसरी जगह पे हम हैं। सेकेंड, आपका न्यूक्लियर ट्रायड, लैंड सी एंड एयर बेस्ड, अब कंप्लीट हो गया। तभी तो वो पिंग पोंग टिंग टोंग भाग गया ना, भी कुछ बोलता नहीं है, जब हमने अपनी न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन को हमने लॉन्च किया, उसको तो बहुत उसकी तबीयत खराब हो गई है। और तीसरी आपकी मिलिट्री के बारे में सर, द ट्रेनिंग ऑफ योर पीपल। हमारे सिपाही जो हैं, जो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, वो लड़ता क्यों है भारतीय फौजी? वो लड़ता है नाम नमक निशान के लिए, वो देश के लिए लड़ता है, अपनी इज्जत के लिए लड़ता है। टिंगलोंग पिंग पोंग जो भी चीन का लीडर है, उसका सिपाही लड़ता है क्योंकि उसको आदेश दिया गया है तू जाके लड़। और जितनी बार भिड़ा है पिछले 2 साल में हमारे साथ, गलवान घाटी के हादसे के बाद, पिछले 3-4 साल में भी उसको मार पड़ी है, तो अब वो भी थोड़ा सा शांत हो गया है कि भाई इससे मैं पंगा नहीं ले सकता। सो योर मिलिट्री स्ट्रेंथ इज द फोर्थ एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव या टोटल नेशनल पावर। 5वें स्तर पे क्या होता है सर? योर डिप्लोमेसी। अल्टीमेटली आपको चाहिए डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट आप लेते हैं एक शांतिपूर्वक वातावरण अगर आपके नेबरहुड में हो, दुनिया में हो, और फिर आपकी डिप्लोमेसी। सर आपने
आप जानते हैं कि हम क्या टर्म यूज करते हैं? हम टर्म यूज करते हैं डक डिप्लोमेसी। बतख को आप देखेंगे पानी पे तैरते हुए तो सब कुछ शांत है, लेकिन नीचे उसके पैर कैसे चलते हैं वो कोई नहीं देखता। हमारी डक डिप्लोमेसी है। अब देखिए सर, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तो हम लोग ये मुस्लिम स्टेट्स देश जो थे उनके साथ हमारी रिलेशनशिप स्टेबल थी, लेकिन कोई वार्म नहीं थी। वो कहते हैं हमेशा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं। वो तोड़ दिया हमने। अब तो हमारा सबसे बड़ा समर्थक सऊदी अरेबिया है, जो पहरेदार है इस्लाम का। यूएई में देखिए, बहरीन में देखिए, जहां पीएम साहब जाते हैं वहां पर उनको सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड दिया जाता है। सो योर डिप्लोमेसी हैज बीन वेरी इफेक्टिव। लोग कहते हैं चाइना की पॉलिसी थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अराउंड इंडिया। मैंने कहा हमारी पॉलिसी है गार्लैंड ऑफ थॉर्न्स अराउंड चाइना। आप देख लीजिएगा सर, चाइना का ईस्टर्न सी बोर्ड जो उसके पूर्व पे, क्योंकि उसके पास एक्सेस टू दी ओशन उधर ही है। नहीं तो वो गदर फदर पोर्ट में जाना चाहता था, बलूची उसकी वहां अच्छी पिटाई कर रहे हैं, ठोक रहे हैं उसको वहां पर। वाट लगा तो दी। सर वॉट लगा थी, टोटल वॉट। तो अगर आप देखें कि ईस्टर्न सी बोर्ड जहां पे उसकी सारी इंडस्ट्री है, नीचे से मैं शुरू करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया बैठा कहता आजा टाइगर मैं निपटता हूँ तेरे से। वियतनाम बैठा कहता आजा टाइगर देख लेता हूँ दम तेरे में कितना है। ब्रुनई से पंगा ले रहा है, मलेशिया से पंगा ले रहा है। फिर सर साउथ कोरिया बैठा है, आजा 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 मैं बताता हूँ। फिर जापान बैठा है वहां पर। फिर ताइवान बैठा है वहां पर। वो तो कंप्लीटली ब्लॉक कर सकता है हिज एक्सेस टू द ओशन ऑन द ईस्टर्न साइड। वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो जिसको साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, वेस्ट चाइना जो मर्जी बोलता है वो सब खत्म हो जाएगा। और भारतीय नेवी की ताकत तो सारी दुनिया जानती है। तो जब मैं मिलिट्री की बात कर रहा था सर, मैं क्या कर रहा हूँ रेड सी में, लाल समुंदर में। अच्छा पता है उसको रेड सी क्यों कहते हैं सर? वो मेरे दादाजी वहां घूम रहे थे तो उनकी लाल स्याही की बोतल गिर गई तो वो पानी लाल हो गया। इट्स मेंट टू बी अ जोक। तो उसको रेड सी कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वहां सर? हूथी फूथी ने तो मेरे एक भी कमर्शियल शिप पे कोई हमला नहीं किया। शुरुआत में लेकिन एक ट्राई किया था, फिर लेसन सिखा दिया इनको। बहुत पिटाई हुई, उनको पकड़ के हम ले आए। तो मैंने उनको ये संदेश पूरी दुनिया को दिया कि टाइगर मैं आ गया हूं, ये इंडियन ओशन है। बड़े ये हूथी ओशन नहीं है, ये इंडियन ओशन है, ये मेरा है समुद्र। और यहाँ आओगे तो ऐसा मारूंगा, सदियों तक याद रखो। तो ये आप एक और मिलिट्री डायमेंशन देख रहे हैं, डिप्लोमेटिक डायमेंशन। फिर द नेक्स्ट एलिमेंट इन योर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होता है सर आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस, जिसे मैं कल्चरल स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा ख्याल दुनिया में हर चार इस दुनिया के जो प्राणी हैं उनमें से शायद एक या दो योगा करते हैं। इट्स ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम। धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। और मेरे तो कुछ दोस्त हैं, जब मैं न्यूयॉर्क में गया था हाल ही में, तो वहाँ पाकिस्तानी मूल के कुछ हैं, कोई अम्बेसडर्स और वगैरह वगैरह, उनसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा सुबह सुबह आप क्या करते हो? हम योगा करते हैं। क्या बात है यार आप लोग। देखिए, तो इट हैज नथिंग टू, जो लोग नॉलेजेबल है वो कहते हैं इसका कोई लेना देना नहीं है विद रिलीजन। दिस इज बेस्ड ऑन प्योर स्पिरिचुअल फीलिंग्स और आपकी हेल्थ के लिए। तो ये कल्चरल आपकी। फिर एजुकेशनल, एक तो आप अपने लोगों को पढ़ा रहे हो, फिर कितने सारे लोग यहाँ पढ़ने, एंड द लास्ट इज योर मेडिकल प्रॉब्लम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा सर। कौन सा देश 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है एक दिन के अंदर? कौन सा देश 2 नए मेट्रो सिस्टम शुरू करता है एक साल में? कौन सा देश 8 नए एयरपोर्ट बनाता है साल में? वो मैं बनाता हूँ। तो ये जो आपकी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले साल सर हमने 10 लाख वीजा दिए थे फॉरेनर्स को, अफ्रीकन, एशियंस, अमेरिकन, कनेडियंस, यूरोपियन जो भारत आते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है। बाय एनी पैरामीटर वी आर नाउ ए सुपर पावर। प्लीज सर, हम लोग शुरू में हम लोग बड़े डिफिडेंट होते थे, बड़े डरपोक। डर के जी नहीं तो हम तो बड़े गरीब है। ओए हम गरीब नहीं है। लुक एट द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, दैट्स अनदर एलिमेंट इन आवर पावर। वी आर टुडे ऑलरेडी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और मैं एक चीज बताऊं सर, लोग हमसे कहते हैं कि आपने कहा 2026 तक आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी दे देंगे। तो मैं जवाब देता हूं कि हम 2026 से पहले दे देंगे आपको। अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें, पहली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जब से हम आजाद हुए, पहली ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। अभी मैं खरब अरब में नहीं सोच पाता, तो मैं डॉलर्स में बताता हूँ, ट्रिलियन में मेरी ट्रेनिंग हुआ है। तो पहली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 60 ईयर्स, सेकंड में 10 साल, तीन में 5 साल, चौथी में 2.5 साल, और पांचवें में 1.25 साल में हम कर देंगे। वी आर अनस्टॉपेबल। जिस तरह से आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से और चीजें हो रही हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता।
सो फैक्टरिंग ऑल दीज 8 एलिमेंट्स, जो कहते हैं अष्ट धातु जो हमारे हैं, कौन कह सकता है वी आर नॉट अ सुपर। और ये चीज अगर हम लोग ठान लें, क्योंकि अल्टीमेटली सर जो डेवलप्ड देश हैं, जो अपने आप को डेवलप्ड कहते हैं, चाहे आप यूरोप को लें, कनाडा को लें, जापान को लें, सिंगापुर को लें, एक्सेट्रा, उनको सर चंद्रमा से नहीं आए थे लोग डेवलप करने, ना समुद्र से निकल के आए थे, ना मंगल ग्रह से आए थे, उनके अपने लोग थे। और आज हम में वो ताकत है सर कि हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। गिव मी 2 मिनट्स मोर। रामायण में क्या होता है सर? बेसिक स्टोरी इज कि एक राजा दूसरे राजा की पत्नी को उठा के ले जाता है, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। तो जो राजा जिसकी पत्नी को उठा के ले जाते हैं, इफ यू पुट इट वेरी सिनिकली, Yes. तो वो कहता है अपने टॉप स्पाई अजीत डोवल के ग्रैंडफादर से, जिनका नाम है भगवान श्री हनुमान, कि पता कर वो कहाँ है। तो फिर जैसे आप लोग जर्नलिज्म में करते हैं, हमारे स्रोतों ने हमें ये बताया है, तो उनके स्रोतों से उनको पता लगता है कि वो छोटे से द्वीप में है। अब वो पहुंच जाते हैं टू अ प्लेस कॉल्ड रामेश्वरम। रामेश्वरम दक्षिण भारत में। उदास सर 100 कोस 300 किलोमीटर कैसे पहुंचेगा? उस समय सबमरीन नहीं थी, पानी के जहाज नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे। तो फिर उनके साथ कौन होता है? जामवन, भालुओं का राजा, जिनको मैं अपनी छाती पर पहनता, माय 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 हीरो, माय आइडल। और वो कहता है हनुमान, अपनी ताकत याद कर जो तेरे गुरुओं ने तुझे सिखाई है, फिजिकल इमोशनल, अपना पैशन याद कर। और एक छलांग लगा के वो उस द्वीप में पहुंच जाता है, सीता माँ को देख लेता है। और फिर सर आपको याद होगा, जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 चीजें उनके बारे में कहूंगा। उन्होंने कहा था 5 साल हो गए इलेक्शन के दौरान, हम जब ये सर्जिकल स्ट्राइक किया था हमने, हमारा सिद्धांत है, हिज एग्जैक्ट वर्ड, मारेंगे घर में घुस के। अब मैंने कहा हमारा सिद्धांत कब से बन गया? हम तो बड़े पीस लविंग कंट्री है। फिर मुझे मेरे गुरु ने, मेरे जो एक्चुअल गुरु, उन्होंने बताया कि दीपक, भगवान श्री हनुमान ने क्या किया था? वहां आग लगा दी थी, घर में घुस के मारा। तब मुझे समझ आई कि वो क्या कह रहे थे, कि वाकई हमारी परंपरा। दूसरी चीज, 10 साल अमेरिकन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात। प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने आमंत्रित किया। उस वक्त अगर ये चाहते तो कहते नहीं, इन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मैं नहीं जाऊंगा, ये बदमाश है, ये चोर है, ये डाकू। डिप्लोमेसी में एरोगेंस नहीं होती सर। और अगर डिप्लोमेसी में आप अपने हाथ अपने पीछे बांधें और वो बीते हुए कल को पकड़े हुए हैं, तो फिर आने वाले कल को जप्फी डालने के लिए आपके हाथ नहीं है। मैं जान के ये टर्म यूज कर रहा हूं, जप्फी डालने के लिए आपके हाथ खुले नहीं। सो डिप्लोमेसी में हम कभी पीछे हम याद रखते हैं, लेकिन उसको ऑब्सेशन नहीं बनाते। हम फिर दोस्ती सबके साथ करना चाहते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, अगेन ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं उस संस्था को अच्छी तरह जानता हूं, उसको शायद किसी जमाने में यूनाइटेड नेशंस कहते थे, आजकल तो टोटली डिसयूनाइटेड है। तो वहां पर जा रहे हैं, 80 साल पुरानी बुढ़िया यूनाइटेड नेशन एक समिट ऑफ द फ्यूचर कर रही है। क्या बात है! एक डायनासोर बात कर रहा है आने वाले कल की। अरे उसको चाहिए, अटलांटिक ओशन है, गोता लगाओ और डूब जाओ। मुझे तो किसी ने ये कहा था, एक हमारे मित्र हैं पॉल विल्सन, किताब लिखी थी उन्होंने, कि अगर यूएन बिल्डिंग को जितने डिप्लोमेट्स हैं सबको घर भेज दो, उसको नाइट क्लब बना दो, और वहां पे जो लोग आएंगे नाचेंगे, डांस करेंगे और तरह तरह की ड्रिंक्स लेंगे, तो वो दुनिया में दोस्ती और फैलेगी। यूएन से कुछ नहीं होगा। सो माई फीलिंग टुडे इज, अब अगर पीएम साहब जो भी कहते हैं आज दुनिया सुनती है। देखिए सर, कितनी गाली दी थी हमको वो यूक्रेन का जो क्लाउन है, श्री क्लाउनेंस्की, जो भी उसका नाम है, कि इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कमजोर है, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। फिर भी पीएम गए। यार गाली वो मुझे दे रहा है, मैं उसको गाली नहीं दे रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिप्लोमेसी। अब उसने चीन, व्लादिमीर पुतिन बोला कि चीन मध्यस्थता करे, ब्राजील करे या भारत करे। चीन पे तो वो भरोसा करता नहीं है, क्योंकि उसने तो गाली दी थी बहुत चीन को, कि वो जो हमारा सो कॉल्ड समिट हुआ था स्विट्जरलैंड में, आप उसमें आए नहीं थे। भारत गया, डेलीगेशन हमारा गया था। ब्राजील बड़ा बिजी है, उसकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, कभी इस राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लेंगे, कभी उसको कर लेंगे वहां पे, उनकी अपनी चीजें चलती जा रही। कौन बचता है? भारत। आज मेरी आवाज सारी दुनिया सुनती है। 150 देशों की तो मैं मदद करता हूँ सर, किसी से मैं मदद लेता नहीं हूँ। तो मेरा यही अनुरोध है सर, जितने लोग यंग या नॉट सो यंग ओल्ड पीपल, अपनी ताकत पहचानो, घमंडी मत बनो, रियलिस्टिक बनो। ये मेरी ताकत है। और आज
वो भारत जब उसको यहाँ तमाचा पड़ता था तो ये गाल दिखाता था, आज वो भारत नहीं है, आज वो दांत तोड़ देता है। जैसे साहब कहते हैं, पीएम साहब, हम आंख झुका के बात नहीं करते, हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं। तो जो डिप्लोमेसी की आपने बात की है, दैट इज बिकॉज आवर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ इन एवरीथिंग एल्स इज ग्रोइंग। आपकी मिलिट्री, इकोनॉमी, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ साथ आपकी डिप्लोमेसी असर्टिव, आई डोंट नो इफ दैट्स द वे, बट आई वुड से प्रैग्मेटिक एंड रियलिस्टिक। और जो उन्होंने बोला कि आपने क्लब बना दिया वहां पे, हमको आप कभी कभी बुला लेते हो कि जी आ जाओ यार, बाहर बैठ जा, खाना खा लियो और घर चला जा जब तुम्हारी मीटिंग्स होती हैं, तो हमने भी अपना बना दिया। अगर आप आना चाहते हो आइए, आपको बाहर बिठाएंगे, खाना खिला के घर भेज देंगे। और वो G20 की भी वही बात है, G20 को G7 ने क्यों बनाया था? जब उनकी क्राइसिस वो हैंडल नहीं कर पाते, बोला यार इन देशों को भी बुलाओ। जब उनकी वो क्राइसिस सॉल्व हो गई 2007, 8 की, 9 की जो हुई थी फाइनेंशियल क्राइसिस, तो बोले अच्छा G20 बाय बाय। हमने कहा आपकी ऐसी की तैसी, क्यों बाय बाय? अब हम आ गए, अब हम बैठे हैं यहाँ, तुम जाओ, अगर छोड़ना है तो जाओ, हम बढ़ते जाए। तो अब मैं देख रहा हूँ सर कि लोग बात करते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये वो। मेरा ख्याल है टुडे वी हैव अ नॉन पोलर वर्ल्ड। और हमारी नॉन अलाइनमेंट ये नहीं है, हमारी ऑल अलाइनमेंट है। जो मेरे से दोस्ती करना चाहता है, आजा टाइगर, मैं तैयार हूं। मुझसे पंगा लेगा तो फिर मैं मारूंगा तेरे को। दिस इज बेसिकली इंडियाज फिलॉसफी। So now, before going, we have some about 10 minutes सर, before we end this. 8 to 10 minutes, that is what we have. So my question basically is, looking at the future, looking at the coming 5-7 years, you said pragmatic and realistic diplomacy. Should we continue doing that? Or should we become a little more aggressive to that without saying it? When I say without saying it, the best example is, taking up crude from Russia despite the sanctions and selling it to them only. हम उसको रिफाइन करके वहीं बेच रहे हैं यूरोप वही को। बेच रहे यूरोप तो अभी भी गैस खरीद रहा है रूस से। वो तो बकवास करते हैं। हमने ये रशिया इज द मोस्ट डी डॉलराइज्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। डॉलर तो आपने खत्म कर दिया, उनको स्विफ्ट जो सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल pass-through accounts now with से India. भी हटा दिया है। लेकिन हमने कहा कि ठीक है आप रुपए में, और सर इसका स्पिन ऑफ बेनिफिट देखिए सर, ये चाणक्य की संतान है हम। उसने रुपए में लिया, वो रुपए उसके यहाँ पड़े हुए हैं, अब क्या करेगा उससे सर? मुझसे कुछ Investment. करेगा? अब वो डिफेंस Yes, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, कहता है S-400 के पार्ट्स बनाओ, सुखोई बनाओ, ये बनाओ। हमने कहा जाओ टाइगर, हम बनाते हैं। ये गोरे समझ नहीं पाएंगे सर किसके साथ ये भिड़ रहे हैं। ये भारत है। वी हैव अ मिलेनिया ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ डिप्लोमेसी। अब आपका जो पड़ोसी है आतंकिस्तान, नाम तो मैं इसका ले नहीं सकता, तो पीएम साहब ने एक बार कहा था उनकी हेकड़ी खत्म कर दिया, हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाऊंगा, वही चल रहा है वहां। सब जगह सब लोग कहते हैं कि इंडिया को शायद 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी, एक चीन के साथ, एक आतंकिस्तान के साथ। वो तो 4 फ्रंट वॉर लड़ रहा है सर। एक तो उसकी अफगानिस्तान से समस्या है, दूसरी ईरान के साथ वो बलूचिस्तान इशू पे है, तीसरा हमें कहता है, हम नहीं कुछ कहते, वो कहता है भारत तो मेरा इटर्नल एनिमी है। तो ये 3 तो आप लड़ रहे हैं, चौथा आप खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही देश के अंदर लड़ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि इसमें भारत का हाथ है। क्या हाथ है सर? वहां क्या हो रहा है कि जो पुलिस है वहां की पश्तून, आप तो जानते हैं मुझसे बेहतर, जो पश्तून है, उन्होंने पाकिस्तानी फौज को कहा है कि टाइगर आउट, इस प्रांत से बाहर निकल जाओ। 7 दिन, जी 7 दिन, सर, 7 दिन का वार्निंग दिया है। हाँ तो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको मारेंगे। और फिर जो पाकिस्तानी सिपाही हैं, जो मुझे पता लगा, फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी और ये और वो कहते हैं कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं? ये तो हमारी फैमिली तो सारी लाहौर में बैठी है, कोई यहाँ बैठी है, वहां बैठी है, हमें वापस जाना है, हमें यहाँ लड़ना भिड़ना इनके साथ नहीं है। तो उनको बाहर निकालने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया। सो उसको चौथी लड़ाई वहां लड़ रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल इस साल अर्लियर दिस ईयर जनवरी या फरवरी में उस बलोच लड़की ने आत्मघाती हमला किया था। 3-4 चाइनीज मार दिए थे कराची यूनिवर्सिटी की वो कॉन्फ्यूशस इंस्टीट्यूट के बाहर, वो प्रोफेसर थे। वो फर्स्ट टाइम अ बलोच वुमन बिकेम अ सुसाइड बॉम्ब। और अभी पिछले महीने बस रोकी जो जा रही थी फ्रॉम पंजाब टू बलूचिस्तान, जितने नॉन बलोच, मैं तो पंजाबी हूँ, जितने मेरे पंजाबी भाई थे सबको बाहर निकाल के ठाई ठाई कर ऊपर भेज दिया। और आजकल तो वैसे कम लोग इसके ऊपर पहले जा भी रहे जो कैंप में हमला हुआ था हैं। और 2 ट्रक घुसी थी, उसमें से एक महिला लॉयर थी।
देखिए, और अभी अभी भी कल या परसों और 4-5 मार दिए हैं। तो आजकल सर थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से कि जरा कम ये आतंकी टेररिस्ट को मारा करो, क्योंकि अब हुरियों की कमी पड़ गई है, उनकी जो भी जन्नत है वहां पर। तो आजकल वो इश्तिहार दे रहे हैं कि भाई हमें हुरियों की जरूरत है। तो आप देखते हैं क्या होता है। आई मीन, यू नो, टोटली टुडे, बिकॉज ऑफ द प्राइमरी रोल प्लेड बाय नरेंद्र भाई मोदी, द इस्लामिक वर्ल्ड कहती है कि ये जो अपने आप को आतंकिस्तान में ठेकेदार हूं इस्लाम का, छोड़ो यार, इनको रहने दो। इनके पास ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना खाने को है, ना पैसा है, कुछ नहीं है इनके पास। इनके अपने लोग इनको ठोक रहे हैं। अब भारत के साथ दोस्ती करो। सब वही होता है ना, जो सूरज उभर रहा होता है सब उसको सलाम करते हैं। मेरी तरह मेरी उम्र में तो मैं बच्चों को, जो भारत के बच्चों को कहता हूँ कि आपका सूर्य तो अब उदय के समय पे आया, मेरा तो अस्त होने आया। तो क्षमा कीजिए। It's a, one last before मैं going बस on. यही कहना चाहता था कि भारत मेरा देश नहीं है, मैंने अपने बच्चों से उधार लिया है और उनको लौटाऊंगा मच बेटर देन आई फॉर। सॉरी Sir, one last question before सर। we close this. Sir, ये जो internally there are some people या who always want to disturb Bharat and the identity of Bharat. People go abroad and do that. And that's all the more insult, and probably the Western world wants to hear that. That's why he goes and speaks there. But such 100% internal नहीं तो enemies, how ऑडियंस, do we deal with them? ऑडियंस मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो देखा था ना, इट्स ऑथेंटिसिटी इज कंफर्म्ड। इंदिरा गांधी जब सेकंड टाइम इलेक्ट हुई, आफ्टर शी वाज डिफीटेड बाय मोरारजी देसाई एंड हिज पार्टी, तो वो इंग्लैंड गई थी और वहां पे एक नॉट अ मीडिया कॉन्फ्रेंस, आई थिंक शी वाज हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ मिल रही Yes. इंग्लैंड में। तो एक अभी ये जो उनका ग्रैंडसन भी गया था इंग्लैंड, तो किसी ने उससे एक सवाल पूछा था। ये सवाल पूछा था न्यूयॉर्क में, अमेरिका में जो I ये knew गया it. है। हाँ, एक एल्डरली सिख जेंटलमैन ने कहा कि मैं वहां था इंग्लैंड में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी या वो मीटिंग हुई थी, और उसमें किसी ने इंदिरा गांधी से पूछा कि मैडम, जो इंदिरा गांधी जो आपकी दादी थी, कि मैडम जब मोरारजी देसाई ने आपको जेल में डाला था तो भारत के जेल कैसे लगे आपको? तो मिसेस गांधी ने जवाब दिया, देखिए, भारत की आलोचना करने में यहाँ नहीं आई, वो मैं भारत के अंदर करूँ, मैं यहाँ नहीं करूँ। तो उसने कहा कि ग्रैंडसन ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा एक सबक सीखेंगे उनसे। मेरे ख्याल से तो बड़ी अच्छी तरह से उसने उनको समझाया। सर ये वहां जाते हैं, उनको ऑडियंस मिलती है। पर्सनली ये, एज विद नेशन सो विद ह्यूमन बींग्स, अगर कोई मुझसे बहुत छोटा है और मैं देख रहा हूं कि वो मेरी अब बराबरी करने लगा है, तो मैं थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता हूँ। और फिर मैं उन लोगों को बुलाता हूँ जो कहते हैं, यार सुनो, मेरे वहां मुझे बताओ, वो अभी मेरे बराबर का तो नहीं है ना, बदमाश है ना, वो गुंडा है ना, वो डाकू है ना, बताओ बताओ बताओ। तो मुझे अच्छा लगता है कि देखो जी, वो कहता है कि मैं आपकी बराबरी कर रहा हूँ लेकिन है नहीं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग। जितनी आप गाली देंगे उतने आप वहां पहुंचे, पीरियड। और ये कब तक चलेगा? जिस दिन इन्होंने भारत से किसी ने पंगा लिया, वो दलेर मेहंदी का गाना है, वो पंगा ना लेना, पंगा ना पंगा लेना। न लेना। दर्शक मित्रों, बड़ा स्पष्ट शब्दों में एम्बेसडर साहब ने हंसते हंसते कह दिया, पंगा मत लेना, वरना डिप्लोमेसी तुम्हें खा जाएगी। हाँ, आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट है दर्शक मित्रों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोस। वी विल गेट यू गुड कंटेंट ऑलवेज। एंड दूसरी बात सर, भर भर के कमेंट करें, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आपको ये विचार कैसे, क्योंकि हमें इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। अगर आप हमें सहायता करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स है, प्लीज डू दैट। बिकॉज हर एक पत्रकार हमेशा हमेशा पत्रकार हमेशा याचक रहता है, वो बात समझ के चलिएगा। तो हम भी इसमें कोई अलग नहीं। मित्रों, जाने से पहले, इट्स अबाउट 2 minutes सर, if you have to make one comment on today's Indian diplomacy, what would it be? Outstanding. Outstanding. And India has become Bharat. India has become Bharat because of its diplomacy. People have started recognizing it, and people have started paying the respect
which is due for India as Bharat. कभी यूरोप जाइए, पासपोर्ट की जो चेकिंग होती है, लाइन में खड़े हुए हमारे भारतवासी सब अपना ब्लू पासपोर्ट ऐसे दिखा रहे होते, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, आइए आइए आइए, क्योंकि हम पैसा खर्च करते हैं, हमें ताकत है, हम कभी दंगा नहीं करते वहां। कलेक्टिव इमेज जो भारत की है वो बदल चुकी है सर। दिस इज गॉन बैक टू द इंडिया ऑफ द 17th 18th सेंचुरी। कोरे का बच्चा आया क्या यहाँ पे क्यों था? तो चाहिए थे ना पैसे आपके। आज वो लोग टूरिज्म के जरिए आपके पैसे चाहते हैं, हम बड़ी खुशी से देते। अब देखिए वो मालदीव्स का मुज्जू फुज्जू जो भी उसका नाम है, ठप हो गई उसकी इकोनॉमी में। मेरे He पास wants to come here. He is coming on a state visit. हाँ आ रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। तो पहली बार अगर उसने मेरा ख्याल 8 या 10 अक्टूबर को पैसे नहीं दिए, वो सुकूक बॉन्ड्स जो इस्लामिक बॉन्ड्स हैं, ये पहली बार दुनिया में होगा कि एक देश इस्लामिक बॉन्ड्स को रिडीम नहीं कर पा। Yes. कहानी खत्म, पैसा हजम। तो दर्शक मित्रों, a day late, we wish our Prime Minister the belated happy birthday. Along with it, we also wish his trip to US is a mission accomplished. What are the goals? What are the agendas? That you will know in 3 days' time. We are not going to comment on that. We will comment only once that happens. But let me remind you, those people who give us lectures on democracy, they've had the second assassination attempt on their presidential candidate. That tells you so many things, what type of democracy they live in. मित्रों, आज के लिए इतना ही। एम्बेसडर दीपक वोरा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू for सर। joining with us on a short notice. We'll meet again with a new. जब चाहें मैं आऊंगा सर। थैंक यू। Thank you very much. Vande Mataram. वंदे मातरम सर।